रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। सोहन का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास ना तो कोई जमीन थी, नहीं खाने के लिए कोई साधन था। सोहन दिन भर मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी कमा पाता उसी से अपने पूरे परिवार का पेट भर लेता। यह देखकर सोहन के माता पिता बहुत दुखी होते। हमारे पास ना अपना घर है और ना ही अपनी कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और उसके बदले भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन रहे हैं। परेशान मत हो रीमा, हमारा बेटा बहुत मेहनती है, भगवान सब देख रहा है। सोहन ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, वह ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत परेशानियां देखी हैं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन हमारा बेटा भी बहुत धन कमाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सोहन हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ ना दे रही हो, पर उसे यकीन था कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य भी बदलेगा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन सोहन लालाराम जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। लालाराम पास के एक पेड़ के नीचे बैठा था। सोहन अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि लालाराम बहुत ही उदास है और गहरी चिंता में डूबा हुआ है। लालाराम को उदास देख मोहन तुरंत लालाराम के पास गया और बोला, क्या हुआ मालिक, आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी चिंता में हैं। कुछ हुआ है? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। सोहन की बात सुनकर लालाराम को गुस्सा आ गया और वह सोहन से गुस्से में बोला, अरे तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता कर सकता है क्या? अगर तू किसी की सहायता करने के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त के खाने के लिए आज मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़ती? चल यहाँ से जा, अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा नहीं है, यह सब वक्त वक्त की बात है। सब किस्मत का खेल है और इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मोहन की बात सुनकर लालाराम बहुत प्रसन्न हुआ। अरे सोहन, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर मन को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुश होकर काट रहा है। सेठ जी, यह सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज के लिए अपने पिता से जिद करता था तो मेरे पिता हमेशा मुझे यही समझाते थे, बेटा सोहन, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी यह धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी ठंड की तरह कठिनाइयां लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानियां आती है। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। अरे वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही नेक इंसान है। किसी दिन मैं भी उनसे जरूर मिलूंगा। मालिक, क्या हुआ है? आप एक बार मुझे साफ साफ बताइए, क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल मिल ही जाए। अरे सोहन, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। मुझे अपनी परेशानी का कोई भी हल नजर नहीं आ रहा है। सेठ जी, एक बार मुझे बताइए तो क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही जाए। सोहन, हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो काफी पीढ़ियों से हमारे पास थी। उस पर मेरा और मेरे भाई का हक है, पर हमारे गांव के ही 2 बाप बेटों ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, लेकिन गांव के बहुत बड़े बड़े लोग उनके साथ हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ पाऊंगा। अब तो उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी। मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूँ। आप सही कह रहे हैं सेठ जी, अगर आप कानून का सहारा लेकर भी अपनी जमीन को वापस लेने की कोशिश करेंगे तो भी आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ सोहन, अब तू ही बता, मैं अब क्या करूँ? मैं तो सोच सोच कर परेशान हो गया हूँ। मेरी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। सोहन ने कुछ देर सोचा और कहा,
मालिक आप चिंता मत कीजिए, हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अगर आप चाहे तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ सोहन, वह क्या तरीका है? सोहन ने लाला राम को अपनी सारी तरकीब पूरी तरह समझा दी। तरकीब सुनकर लाला राम मोहन से कहता है, अरे वाह सोहन, तू तो बहुत समझदार है, तूने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी, मैं तुझसे वादा करता हूँ। अगर तेरी यह योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। अरे मालिक आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं, आपकी वजह से मुझे अपने घर के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाता है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है, मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए, ठीक है? सोहन तुम बहुत नेक इंसान हो, कल से तुम इस काम पर लग जाओ। सोहन फिर से खेत में अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन सोहन जगत और विनोद नाम के उन बाप बेटों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने लाला राम की जमीन पर कब्जा कर रखा था। नमस्कार सेठ जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या आपके यहाँ मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे अरे, कौन हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी मैं एक मजदूर हूँ, पास ही के गांव में रहता हूँ, काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। हर दिन कहीं ना कहीं काम मिल जाता है, बस उसी काम को करके अपना पेट पालता हूँ। कभी खेती कर लेता हूँ तो कभी कोई मजदूरी। यह तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल कोई काम नहीं है। सेठ जी मैंने तो सुना है कि आप लोग इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं, आपके पास बहुत सारी जमीन है, इसलिए आपके यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। अरे भाई, मैंने कहा ना, यहाँ किसी भी मजदूर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब लाला राम सेठ आपके बारे में सही कह रहे थे? लाला राम ने हमारे बारे में क्या कहा? अरे कुछ नहीं सेठ जी, चलिए तो मैं चलता हूँ। सेठ जी आपके यहाँ तो कोई काम नहीं है, मैं अपने लिए कहीं और कोई काम देख लेता हूँ। सोहन वहाँ से जाने लगता है। तभी जगत विनोद ने सोहन को रोककर यह पता लगाने के लिए बोलता है कि लाला राम ने सोहन को उन लोगों के बारे में क्या बताया है। अरे भाई इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। सोहन तुरंत उनके पास चला गया और बोला, धन्यवाद सेठ जी, बताइए क्या काम है? आप जो भी काम बोलेंगे मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, आखिर बूढ़े माँ बाप का पेट पालना है। अरे सब्र रखो, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले यह बताओ कि लाला राम हमारे बारे में क्या कह रहा था। सेठ जी मैं पहले लाला राम सेठ के यहाँ काम करता था, पर वह बहुत ही कंजूस और बदतमीज आदमी है। मैं उनकी यहाँ दिन रात मेहनत करता, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो मेरी सही मजदूरी नहीं देता था। इस बात पर कल मेरी उससे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? लाला राम ने हमारे बारे में क्या कहा? जब मेरी सेठ लाला राम से बहस हो रही थी तब उसने ने मुझे कहा कि पूरे गांव में उनसे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं दे रहा। तो मैंने गुस्से में कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार जगत सेठ और विनोद सेठ सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसलिए उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ रहती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा था। आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करता है उसे उसकी मेहनत के हिसाब से सही मजदूरी मिले। वाह सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। लाला राम सेठ कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता, वह तो शायद आपके जितना भी नहीं सोच सकता। जगत और विनोद सोहन की चापलूसी भरी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो, हमें अपने खेत पर काम करने के लिए तुम्हारे जैसे ही एक मजदूर की जरूरत है। कल से ही काम पर आ जाना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जगत अपने बेटे विनोद से बोला, विनोद बेटा, यह सोहन तो बहुत मेहनती है, यह अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ कि हमने इसे रोक लिया। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। सोहन बहुत मेहनती है, इसके जितना काम शायद ही कोई और करता होगा। ये पूरा दिन यहाँ काम पर अकेला लगा रहता है। सोहन की मेहनत ने जगत और विनोद का दिल जीत लिया। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम जगत और विनोद अपने खेतों का दौरा कर रहे थे। जब वे अपने खेत पर पहुँचे तो देखा कि सोहन इतने देर तक भी काम कर रहा था। सोहन भाई, अब तो रात होने वाली है, तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? अब घर जाओ और आराम कर लो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ है? घर पर बूढ़े माँ बाप है, काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहाँ से जुटा पाऊंगा?
घर पर बैठकर आराम करने से अच्छा है कि मैं काम करूं। इस तरह मेरा मन भी लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती हो सोहन, आज का काम यहीं छोड़ दो और घर जाकर आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं काम करने में ही खुश हूँ। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। ठीक है सोहन, फिर हम जाते हैं। जब तुम्हारा मन करे काम खत्म करके अपने घर चले जाना, ठीक है। इसके बाद जगत और विनोद खेत को सोहन के भरोसे छोड़कर चले गए। अगली सुबह जब विनोद और जगत अपने खेत पर लौटे तो देखा कि वहाँ पुलिस खड़ी है। पुलिस को देखकर दोनों दौड़ते हुए आए और पूछा, क्या हुआ थानेदार साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या यह जमीन तुम दोनों की है? हाँ थानेदार साहब, यह जमीन हमारी है, हमारे पास इसके कागजात भी हैं। फिर तो तुम दोनों को ले जाकर जेल में डालना ही पड़ेगा। यह क्या कह रहे हैं थानेदार साहब, हम कुछ समझे नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वह देखो तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों बाप बेटे जब पलट कर देखते हैं तो वहाँ उनकी जमीन में एक लाश दबी हुई थी जिसमें सिर्फ कंकाल बचा था। यह देखकर दोनों बाप बेटे डर जाते हैं। थानेदार साहब, यह किसकी लाश है और यह हमारे खेत में कहाँ से आ गई? अब बहाने मत बनाओ, पहले लोगों को मारो फिर उन्हें अपनी जमीन में गाड़ दो और अब कह रहे हो कि यह क्या है? नहीं थानेदार साहब, हमें नहीं पता कि यह सब क्या है। यह लाश यहाँ कैसे आई, हमें कुछ नहीं पता। अब झूठ मत बोलो, अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम तुम दोनों को उम्र कैद की सजा तो जरूर मिलेगी। फांसी और उम्र कैद की बात सुनकर दोनों बाप बेटे डर गए और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगे। थानेदार साहब, हम इस लाश के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता यह लाश किसकी है और इसे यहाँ कौन गाड़ कर चला गया। इस मामले से बचने के लिए दोनों ने कुछ तरकीब सोचनी शुरू की। तभी सोहन वहाँ आ जाता है। अरे सेठ जी, यह पुलिस यहाँ क्यों आई है? क्या हुआ है? सोहन देखो, पता नहीं कहाँ से हमारी जमीन में यह कंकाल आ गया है। मालिक, यह कंकाल यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ सोहन, पता नहीं यह कंकाल यहाँ कहाँ से आया है और थानेदार साहब को लगता है कि इसे हमने यहाँ मारकर गाड़ा है। अब तू ही कोई उपाय सोच जिससे हम इस परेशानी से बच सके। तीनों को आपस में खुसर फसर करते देख थानेदार ने कहा, अब कोई तरकीब मत बनाओ, तुम दोनों बाप बेटों में से कोई एक तो जरूर जेल जाएगा। अब तुम ही तय करो जेल कौन जाएगा। थानेदार साहब, थोड़ा सा समय दीजिए, हम तय कर ले कि जेल कौन जाएगा। मैं बस 5 मिनट देता हूँ, जल्दी से फैसला करो कौन जाएगा जेल। सोहन, जगत और विनोद थोड़ी दूरी पर जाकर बात करने लगे। देखो मालिक, दोनों के फंसने से अच्छा है कि कोई एक फंसे। अब सोचिए कौन जाएगा। हम दोनों में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। सोहन भाई, कोई उपाय सोचो जिससे हम दोनों इस मुसीबत से बच सके। मालिक, एक बात कहूँ, इस कंकाल को देखकर ऐसा लगता है कि इसे काफी महीने पहले जमीन में दबाया गया होगा। जगत फांसी की बात सुनकर पहले ही डर गया था और सोहन की बात सुनते ही उसने फटाफट पूरी कहानी सोहन को बता दी। देखो सोहन भाई, सच कहूँ तो यह जमीन हमने कुछ महीने पहले ही लालाराम से हड़प ली थी। विनोद की बात सुनकर मोहन ऐसा दिखाने लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। क्या क्या कहा मालिक आपने? यह जमीन हड़पी थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा साफ साफ बताइए। जगत ने जमीन हड़पने की पूरी कहानी सोहन को बताई। पूरी कहानी सुनने के बाद सोहन ने कहा, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जल्दी बताओ सोहन भाई, क्या तरकीब है? तरकीब बताने से पहले मुझे यह बताइए कि आप लोगों के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, यह जमीन या आप दोनों की जान? सोहन, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हमारे लिए जमीन से ज्यादा हमारी जान प्यारी है। तो एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर थाने आर को बताइए कि यह जमीन सेठ लालाराम की है। आप उनसे बोलिए कि हमने तो कुछ महीने पहले ही यह जमीन बस काम करने के लिए उनसे ली थी, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। अरे सोहन, लेकिन इससे तो हमारी जमीन हमसे छिन जाएगी, फिर क्या होगा? नहीं मालिक, शायद आप मेरी तरकीब समझ नहीं पाए। जब आप थानेदार को बताएंगे कि यह जमीन सेठ लालाराम की है तो पुलिस किसे गिरफ्तार करेगी? सेठ लालाराम को। और जब लालाराम जेल चला जाएगा तब आप लोग फिर से जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। इससे आप लोग भी जेल जाने से बच जाओगे और जमीन भी आपके ही के पास रहेगी। सोहन की तरकीब सुनकर दोनों बाप बेटे दंग रह गए। वाह सोहन भाई, तुम तो बहुत होशियार हो। आज तक तुमने हमें अपने काम से खुश किया था, अब तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। इसके बाद तीनों थानेदार के पास गए
और मोहन ने जो कुछ कहा था वही बात दोनों बाप बेटे थानेदार से कहने लगे। थानेदार साहब, यह जमीन हमारी नहीं है। हमने कुछ महीने पहले ही काम करने के लिए यह खेत लालाराम सेठ से लिया था। वह जब खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपनी जान बचाना चाहते हो ना? साहब, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप सोहन से पूछ लीजिए। वह हमारे साथ बस कुछ दिनों से ही काम कर रहा है। इससे पहले वह सेठ लालाराम के यहाँ काम करता था। बोलो सोहन, यह जमीन किसकी है? थानेदार साहब, ये जमीन सेठ लालाराम की है। जगत सेठ और विनोद सेठ ने तो बस कुछ समय से इस जमीन पर खेती कराना शुरू किया है। सोहन की बात सुनकर थानेदार ने सोहन से कहा, सेठ लालाराम को बुलाने के लिए कहो। सोहन, तुम एक काम करो, जाओ और सेठ लालाराम को बुलाकर लेकर आओ। सोहन तुरंत जाकर सेठ लालाराम को बुला लेता है, परंतु लालाराम अपने साथ गांव के सरपंच को भी अपने साथ ले आता है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इतने लोग क्यों जमा है? देखिए सरपंच जी, इन दोनों की जमीन से एक कंकाल निकला है और अब यह लोग कह रहे हैं कि यह जमीन इनकी नहीं है बल्कि सेठ लालाराम की है। थानेदार ने सरपंच जी को पूरी कहानी सुना दी। अपने आप को फंसा देख जगत ने सरपंच से कहा, नहीं सरपंच जी, यह जमीन हमारी नहीं है। हम यहाँ बस कुछ समय से काम कर रहे हैं। आप हमारे मजदूर मोहन से पूछ लीजिए। हाँ थानेदार साहब, यह जमीन सेठ लालाराम की है। मैं कैसे मान लूं कि यह जमीन लालाराम की है? हमारे यहाँ का थानेदार तो कह रहा था कि इस जमीन पर कोई केस चल रहा है और इस जमीन पर तुम्हारा कब्जा था, और अब तुम कह रहे हो कि यह जमीन लालाराम की है। नहीं साहब, हमने लालाराम के साथ धोखा किया था। हम बस इस जमीन को हड़पना चाह रहे थे, लेकिन अब हमें यह जमीन नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो हम केस भी वापस ले लेंगे। थानेदार साहब, आप जाइए, बाकी का काम अब हम संभाल लेंगे। सरपंच के कहने पर थानेदार वहाँ से चला जाता है। सरपंच ने लालाराम से कहा, अब बताओ, यह कंकाल यहाँ कैसे आया? तुमने किसे मारकर यहाँ गाड़ा है? अरे साहब, यह तो नकली कंकाल है। इन दोनों ने मिलकर मेरी जमीन हड़प ली। मैंने और मोहन ने मिलकर यह तरकीब सोची थी ताकि इन दोनों से सच निकलवा सकें। लालाराम की बात सुनते ही दोनों बाप बेटों के पैर तले जमीन खिसक गई। यह हम दोनों की साजिश थी, इन लोगों के मुंह से सच निकलवाने के लिए। सोहन को इस योजना में शामिल देखकर दोनों बाप बेटों को समझ आ गया कि यह सब सेठ लालाराम और मोहन की मिली भगत थी। दोनों बाप बेटों के पास अपनी गलती मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, हम लालच में आ गए थे। हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद यह गलती कभी नहीं करेंगे और यह जमीन भी सेठ लालाराम को वापस दे देंगे। जगत और विनोद दोनों सरपंच और सेठ लालाराम से माफी मांगने लगे। दोनों को इतना गिड़गिड़ा देख लालाराम ने उन्हें माफ कर दिया। सरपंच ने भी उन्हें जेल नहीं भेजा और सेठ लालाराम ने अपना केस वापस ले लिया। लालाराम के केस वापस लेने के बाद सरपंच जी भी वहाँ से चले जाते हैं। धन्यवाद सेठ लालाराम जी, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है जगत, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। बस याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम अपनों के साथ कभी गलत नहीं करना। बुरे समय में तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। आखिर में सेठ लालाराम ने सोहन को जमीन का एक हिस्सा दे दिया और उसे जमीन का मालिक बना दिया। सोहन, जैसा कि मैंने वादा किया था, जिस जमीन पर तुम काम कर रहे थे, आज से वह जमीन तुम्हारी है और अब तुम उसके मालिक हो। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। याद करो सोहन, तुमने मुझसे क्या कहा था? बस मेहनत करते रहो, एक दिन तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। तो समझो तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुल चुका है और अब तुम भी जमीन के मालिक हो। अब से तुम्हें किसी और के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह मोहन ने अपनी मेहनत और बुद्धि से सेठ लालाराम को उसकी जमीन वापस दिलाई और दोनों ठगी करने वाले बाप बेटों को भी सबक सिखाया। इस तरह मोहन ने अपनी मेहनत और चतुराई की मदद से अपनी फूटी किस्मत बदल दी और अब वह भी एक बड़ी जमीन का मालिक बन गया था।
काशीपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन और उसके पिताजी रहा करते थे। मोहन एक बहुत ही भोला भाला और मासूम लड़का था। उसकी सादगी और नासमझी ऐसी थी कि गांव वाले उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसको एकदम बेवकूफ बना दिया करते थे। बेटा मोहन, जाकर 1 किलो चावल लेकर आओ। सारा चावल खत्म हो चुका है, क्योंकि खाना बनाने में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। दुकान तो यहाँ पास में ही है। अरे मोहन रुक जरा, चावल लेते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, अच्छी क्वालिटी का लेना। पिछले बार जो लिया था वह ठीक नहीं था। मोहन चावल लेने चला जाता है। रमेश अपने दोस्त गौरव के साथ खड़ा होता है, तभी उसे मोहन आते हुए दिखाई देता है। अरे वह देखो, मोहन आ रहा है। अभी उसका बेवकूफ बनाते हैं। अरे मोहन कहाँ जा रहा है भाई? रमेश भाई, पिताजी ने कहा है कि 1 किलो चावल लेकर आना, तो मैं बस वही लेने जा रहा हूँ। अरे मोहन रुक जरा, तेरे पिताजी ने चावल नहीं आटा मांगे है। तूने शायद गलत सुन लिया है। अरे भाई, पिताजी ने तो साफ साफ कहा था चावल लाने के लिए। मैंने खुद उनकी बातों को सुना था। अरे नहीं मोहन, तेरे पिताजी ने तुझे आटा लाने को कहे है और तू आटा ही लेकर जा, नहीं तो खामा खा तुझे। फिर से तेरे पिताजी बेवकूफ समझेंगे। मोहन दुकानदार से आटा लेकर अपने घर चला जाता है। फिर जैसे ही उसके पिताजी देखते हैं कि वह चावल की जगह आटा लेकर आ गया, तभी वह उससे पूछते हैं, अरे मोहन, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि चावल लेकर आना है, तो तू आटा क्यों लेकर आ गया? अरे पिताजी, आपने तो मुझसे कहा था कि आटा लाने के लिए है, तो मैं आटा ही लेकर आ गया। मोहन के पिताजी मोहन को देखकर बहुत ही दुखी होते थे, क्योंकि वह बिल्कुल भी समझदार नहीं था। कुछ समय बाद पूरे गांव में भयानक सूखा पड़ गया है। बारिश का नामो निशान तक नहीं था। आसमान से एक बूंद पानी भी नहीं गिर रहा था। सारे तालाब, कुएं और नदियां सूख जाते हैं। पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं और खेत बंजर हो जाते हैं। गांव के सभी लोग पानी के लिए तरसने लगते हैं। प्यास से उनकी हालत खराब होने लगी है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब पानी की एक एक बूंद को तरसते हैं। ऐसे में गांव का एक सरपंच, जिसकी जमीन पर किसी चमत्कार से थोड़ा पानी बचा रह गया था, वह उस पानी को ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर देता है। सरपंच जी, पानी भी बेचने की कोई चीज होती है क्या? ये तो सब ऊपर वाले की देन है, प्रकृति का वरदान है, जिसे सबके लिए खुला होना चाहिए। आप इसे क्यों बेच रहे हैं? ये पानी आपकी मेहनत से नहीं भरा, ये तो बारिश का पानी है। अरे दीपक, ये मेरी जमीन पर है तो मेरा हक हुआ ना, और मैं अपनी चीज का जो मन करे वो कर सकता हूँ। अगर पानी चाहिए तो दाम चुकाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आगे बढ़। बहुत से लोग लाइन में खड़े हैं खरीदने के लिए। सरपंच जी, ये सब सूखा पड़ने की वजह से हो रहा है। अगर कुएं, तालाब और नदियां भरी होती तो कोई आपसे पानी क्यों खरीदता? आपने हमेशा अपने फायदे के बारे में ही सोचा है, गांव की भलाई के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। लेकिन याद रखिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। देख दीपक, मुझे ज्ञान मत दे। यह दुनिया पैसों से चलती है, भावनाओं से कोई पेट नहीं भरता है, और मैं धंधा कर रहा हूँ, समझा? दीपक सरपंच से एक घड़ा पानी लेकर चला जाता है। अरे बेटा मोहन, जा सरपंच जी के यहाँ से पानी लेकर आ। जब तक पानी नहीं लेकर आएगा तब तक खाना कैसे बनेगा? लेकिन पिताजी, सरपंच जी बहुत महंगा पानी बेच रहे हैं, हमारे पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं। बेटा, गरीब आदमी के पास कोई और चारा भी नहीं होता। पानी तो चाहिए ही, चाहे जैसे भी आए। अगर आज पानी नहीं ला पाया तो खाना नहीं बन पाएगा। पिताजी, यह कितना बड़ा अन्याय है। जो चीज सबकी है उसे सरपंच जी अपनी जागीर समझकर बेच रहे हैं। अगर हमारे कुएं, तालाब ना सूखे होते तो हमें उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मोहन पानी लेने चला जाता है। अरे सरपंच जी, एक घड़ा पानी दे दीजिए। कितने का दे रहे हैं? एक घड़ा पानी 10 रुपया का दे रहा हूँ। अरे सरपंच जी, जरा रुकिए, यह क्या माजरा है? कल ही तो आपने मेरे हाथ में एक घड़ा पकड़ाया था, और वह भी 5 रुपए में। आज सुबह सुबह दाम 2 गुना कैसे हो गया? यह तो सरासर अन्याय है। अरे भाई, न्याय व अन्याय चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सुनो तो सही, पानी खत्म हो रहा है, पानी की टंकी भी आना कम हो गया, नदियां सूख रही हैं, कुएं बंजर हो गए हैं। ऐसे में दाम तो बढ़ेंगे ही। कल 5 का था, आज 10 रुपया हो गया। ये बाजार का नियम है, लेना है तो लो, वरना और भी लोग लाइन में खड़े हैं। मोहन घड़े में पानी लेकर घर आ जाता है। पिताजी, खाना तो किसी तरह बन ही जाएगा, लेकिन खेतों का क्या? पूरा खेत सूख चुके हैं। हरियाली तो जैसे हमसे रूठ सी गई हो। अगर बारिश नहीं हुआ तो इस बार फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। बेटा, हालात तो सच में बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। पहले जब सूखा पड़ता था तो पास के गांवों से भी मदद मिल जाती थी, लेकिन अब तो वहां भी पानी का पूरा अकाल पड़ा है।
कुछ ही दिनों में सरपंच के तालाब का भी पानी पूरी तरह से सूख जाता है, जिसके कारण अब पूरे गांव में पानी की भारी मात्रा में कमी हो गई थी। हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे थे, जिसकी वजह से रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी जुटाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए मुखिया ने तुरंत एक कदम उठाया और सभी गांव वालों को एक सभा के लिए बुलाया, ताकि इस संकट का कोई हल निकल सके। हम सभी को पता है कि सरपंच के तालाब का पानी भी अब खत्म हो चुका है। हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। अब अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा गांव भी इतिहास बनकर रह जाएगा। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा और कोई हल भी निकालना पड़ेगा। मुखिया जी, ये संकट तो पहले कभी भी नहीं देखा गया था। खेत बंजर हो गए, मवेशी मरने की कगार पर हैं और लोग भूख प्यास से बेहाल हो चुके हैं। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। सरपंच जी, मैं सोच रहा हूँ हमें उस रेगिस्तान की ओर जाना चाहिए जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि अगर पानी की असली खोज करनी हो तो वहाँ जाना होगा। हो सकता है वहाँ कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे अपने गांव को बचाया जा सके। नहीं, वहाँ जाना सही नहीं होगा। तुम्हें याद नहीं, हमारे पड़ोसी गांव के कुछ लोग भी वहाँ गए थे, पानी की आस में निकले थे, लेकिन आज तक वापस नहीं लौट कर आए। वहाँ जाने का मतलब है मौत को बुलावा देना। लेकिन मुखिया जी, हमें कुछ तो करना ही होगा। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम डरकर यही बैठे रहेंगे तो एक दिन पूरा गांव ही नष्ट हो जाएगा। कम से कम हमें एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अभी हमें इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। वक्त आने दो, हम किसी न किसी को वहाँ भेज देंगे। तुमने देखा बहन, तालाब पूरी तरह से सूख चुका है। अब हम पानी कहाँ से लेकर आएंगे? घर में पीने तक का पानी नहीं बचा है और लोगों को भी पानी नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गांव प्यास से ही मर जाएगा। हाँ बहन, मैंने भी देखा है, हालत तो बहुत ही खराब होती जा रही है। गांव में पहले ही पानी की समस्या थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही हद हो गई है। सरपंच जी ने भी बैठक तो बुलाई थी, लेकिन उसमें भी कोई हल नहीं निकल पाया। अब क्या होगा बहन? बस अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। अगर हम खुद कुछ नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे बुजुर्ग सब प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हमें कोई समाधान जरूर निकालना होगा। मगर क्या करें? बारिश भी समय पर नहीं हो रही और बाकी जलस्रोत भी सूख गया है। अगर कहीं पानी बचा भी है तो वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। मोहन के पिताजी की तबीयत पानी न मिलने की वजह से बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी, क्योंकि पानी की कमी के कारण उन्हें कमजोरी और थकान महसूस हो रहा था। बेटा, अब तो लगता है कि इसी प्यास के साथ हमें मरना होगा, क्योंकि यह पानी अब हमारी किस्मत में नहीं है। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। मैं आपको मरने नहीं दे सकता। मैं कुछ ना कुछ करके इंतजाम जरूर करूंगा। जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। बेटा, सारा गांव पानी की समस्या से जूझ रहा है। मुखिया जी भी क्या करेंगे? जब खुद उनके पास कोई हल नहीं है तो वह हमें क्या रास्ता दिखाएंगे? नहीं पिताजी, मैं हार नहीं मान सकता। मैं अभी मुखिया जी के पास जा रहा हूँ। सभी लोगों से बात करूंगा, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा कर आऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो कुआं भी खुदवाऊंगा और पहाड़ों से पानी लाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आपको ऐसे तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता। मोहन मुखिया जी के पास चला जाता है और उनसे जाकर कहता है, मुखिया जी, आपको तो पता ही है कि गांव की हालत कितनी खराब हो चुकी है। हर तरफ सूखा है, सब जगह बंजर हो गए हैं, कुएं सूख गए हैं और अब मेरे पिताजी इस हालत में हैं कि अगर उन्हें पानी नहीं मिला तो वे बच नहीं पाएंगे। मोहन, तू बहुत मासूम लड़का है। मैं समझ सकता हूँ कि अपने पिताजी को बचाने के लिए तू कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन सोच, जब पूरे गांव में ही पानी नहीं है तो तुझे अपने पिताजी के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? लेकिन मुखिया जी, इसका कोई ना कोई रास्ता तो होगा। हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं ना बैठ सकते। अगर पानी नहीं है तो हमें उसे खोजना पड़ेगा। मैं अपने पिताजी को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। मोहन बेटा, एक रास्ता है, पर वह रास्ता बहुत ही खतरनाक है। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि पास के रेगिस्तान में एक तालाब है, लेकिन वह कोई मामूली तालाब नहीं है। वहाँ एक चुड़ैल रहती है। पहले वही गांव में पानी को पहुँचाती थी, लेकिन कई वर्षों से कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया है। मुखिया जी, अगर सच में वह तालाब मौजूद है तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। मैं पानी लेकर ही लौटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
मोहन बेटा, वहाँ जाना इतना आसान भी नहीं है। जो भी वहाँ गया है वह फिर कभी वापस नहीं आया। रेगिस्तान की रेत लोगों को निगल जाती है और वह चुड़ैल उसकी शक्तियों का कोई अंदाजा भी नहीं है। मोहन, मैं तुझे वहाँ अकेला नहीं जाने दूंगा, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। लेकिन अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो मैं अपनी बेटी को भी तेरे साथ भेज रहा हूँ। तभी मुखिया जी की बेटी वहाँ आ जाती है। पिताजी, मैं तैयार हूँ। अगर गांव और मोहन के पिताजी को बचाने के लिए मुझे इस रास्ते पर जाना पड़े तो मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन मैं अकेले ही जा सकता हूँ। मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। नहीं बेटा, ये कोई साधारण रास्ता नहीं है। ये एक परीक्षा है और इसमें साथ देने वाला जरूरी है। मेरी बेटी निडर और बुद्धिमान है, वह तेरे साथ ही जाएगी। मुखिया की बेटी और मोहन दोनों रेगिस्तान की ओर निकल जाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं। वे लंबे समय तक चलते रहते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक तेज तूफान आ जाता है और हवाएं चलने लगती हैं, जिसके कारण उनके रास्ते और भी मुश्किल हो जाते हैं और वे आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। हवा इतना तेज होता है कि उनके लिए एक कदम भी चलना मुश्किल हो गया था। ज्यादा देर चलते चलते वे पूरी तरह से थक गए थे। अब उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। मोहन, अब मुझसे और नहीं चला जा रहा है। मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं और भी आगे चल पाऊंगी। अगर हम और आगे बढ़े तो हम मर जाएंगे। यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है और लगता है कि रास्ता भी खत्म हो गए है। हम कितनी देर से चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिखा तक नहीं। नहीं रीना, हमें रुकना नहीं है। हमें आगे बढ़ते रहना होगा, चाहे जैसे भी हो। अगर हम यहीं बैठ गए तो यकीन मानो मौत हमारे और करीब आ जाएगी। हमें किसी भी तरह से पानी ढूंढना ही होगा, वरना मेरे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी पानी ना मिलने की वजह से। मोहन, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में अपने पिताजी के लिए कितनी बेचैनी हो रही है, लेकिन अगर हम ही नहीं बच पाए तो उन्हें बचाने का क्या फायदा। मेरी हालत देखो, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, मेरी सांसें भी तेज हो रही हैं। अगर मैं और एक कदम भी चली तो गिर जाऊंगी। रीना, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही थक गई हो, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी है। सिर्फ कुछ कदम और चलो, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रुके तो यकीन करो मेरा, तब हम दोबारा चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। मोहन, अगर तुम कह रहे हो कि आगे बढ़ना जरूरी है तो मैं जरूर कोशिश करूंगी, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती हूँ कि मैं ज्यादा दूर तक चल पाऊंगी। एक काम करो रीना, तुम यहीं रुको। मैं अकेला ही आगे जाता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी का उम्मीद मेरे ही ऊपर है, और वैसे भी मेरे पिताजी हैं, तो तुम अपनी जान क्यों खतरे में डालोगी। देखो रीना, अगर पानी हुआ तो मैं तुम्हारे पास वापस जरूर चला आऊंगा और तुम्हें लेकर चलूंगा। मोहन रानी को वहीं छोड़कर तपती धूप में आगे चलता चला जाता है। वह बहुत ही थक जाता है, लेकिन उसे अपने पिताजी की याद आने लगती है, पर वह वहाँ नहीं रुकता है। वह चलता चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे वह तालाब दिख जाता है। मोहन तालाब के पास जाता है, तभी उसमें से एक चुड़ैल बाहर निकलती है। अरे बेवकूफ लड़के, अगर तुझे अपनी जिंदगी से प्यार है तो यहाँ से अभी चला जा, नहीं तो मौत तेरे सिर पर घूम रही है। यह जगह तेरे जैसे कमजोर लोगों के लिए नहीं बनी है। अगर तूने मुझसे लड़ने की कोशिश की तो तुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। मैं यहाँ अपनी जान बचाने नहीं, बल्कि अपने गांव के लिए आया हूँ। तुमने हमारे गांव का पानी क्यों रोक कर रखा है? मेरे पिताजी पानी की कमी से तड़प तड़प कर जी रहे हैं। अगर उन्हें जल्द पानी नहीं मिला तो उनका बचना बहुत ही मुश्किल होगा। तुम इंसान कभी नहीं सुधरोगे। तुम जैसे लोग पानी की कीमत नहीं समझ पाते हो। पानी सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि एक अनमोल खजाना है, और तुम लोग बिना सोचे समझे उसे बर्बाद कर देते हो और पालतू में पानी को बहा देते हो। जब मैं ये देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं उन गांवों का पानी रोक देती हूँ जो इसकी कद्र नहीं करते हैं। चुड़ैल जी, हमसे गलती हो गई होगी, लेकिन प्यास से मरते हुए लोगों का क्या दोष है? मेरा गांव अब पानी के बिना खत्म हो रहा है। बच्चे, बूढ़े, औरत सब पानी की वजह से तड़प रहे हैं, और मेरे पिताजी भी पानी के लिए बहुत तड़प रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरे गांव को पानी दे दीजिए। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो बदले में तुझे अपनी जिंदगी मुझे देनी होगी, तब मैं तेरे गांव को पानी दे दूंगी। मोहन के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसकी आंखों के सामने अपने पिताजी की कमजोर हालत आ जाती है। सूखे होंठ, प्यास से तड़पता शरीर व गांव के लोग उसकी जिंदगी से ज्यादा कीमती हैं। वह यही सोचता रहा।
फिर अचानक फैसला कर लेता है और चुड़ैल से कहता है, ठीक है चुड़ैल जी, अगर मेरी जान देकर मेरे गांव को पानी मिल सकता है तो मैं तैयार हूं अपनी जान देने के लिए, लेकिन बदले में मेरे गांव वालों को हमेशा हमेशा के लिए पानी दे दीजिएगा। मुझे नहीं लगा था कि तू इतना जल्दी मान जाएगा। हर कोई अपनी जान बचाने के बारे में ही सोचता है, लेकिन तू अपने गांव वालों के लिए मरने को भी तैयार है। तू सच में बहुत बहादुर लड़का है। मेरे लिए मेरे पिताजी और मेरे गांव के लोग सबसे जरूरी है। अगर मेरी जिंदगी से उनकी प्यास बुझ सकती है तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। और मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मैं अपने दोस्त से मिलकर आऊं ताकि मैं उसे कुछ बता सकूं। ठीक है, जाओ जल्दी से आखिरी बार उससे भी मिलकर आ जाओ। मोहन रीना के पास चला जाता है और रीना से कहता है, रीना, मेरे पिताजी से कहना कि उनका मोहन बेवकूफ नहीं था, हिम्मत वाला था। उसने अपने गांव वालों के लिए अपनी जान की कुर्बान दे दी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। और गांव वालों से कहना कि पानी अनमोल है, उसको बर्बाद ना करें, क्योंकि पानी की कीमत उसे ही पता चलता है जो प्यास से तड़पता है। नहीं मोहन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, लेकिन तुम मत जाओ। रीना, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम मेरे साथ यहाँ तक आई। तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाई, लेकिन अब हम दोनों की राह अलग अलग है। मोहन, अगर तुम नहीं रहे तो तुम्हारे पिताजी कैसे रहेंगे? और मैं तुम्हारे पिताजी से क्या कहूँगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा उनके लिए अपनी जान दे चुका है, तो उन पर क्या बीतेगी? मैं जानता हूँ रीना, यह आसान नहीं होगा, पर यह जरूरी है। अगर मैं अपनी जान देकर पूरे गांव को पानी दे सकता हूँ तो यह सौदा मुझे मंजूर है। इतना कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है, अपने पीछे अपने दोस्त को छोड़कर। उसी दौरान रहस्यमयी तरीकों से चुड़ैल प्रकट होती है, जिसके पास असीम शक्तियाँ थीं। उसने मोहन को अपने जादू के जाल में फंसा लेती है और उसकी जान ले ली। लेकिन यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मोहन की जान के बदले में चुड़ैल ने पूरे गांव को पानी का वरदान दे दिया। सूखे हुए गांव में जादू सा हो गया। जहां कभी पानी की एक बूंद के लिए लोग तरसते थे, वहां अब पानी की कोई कमी नहीं थी। और रीना दुखी मन से मोहन के पिताजी को सारी बात बताती है। उसने कहा, मोहन ने अपनी जान की कुर्बानी देकर पूरे गांव को पानी का तोहफा दिया है। उसका यह बलिदान हमें हमेशा याद रहेगा। मोहन के पिताजी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्हें गर्व भी हुआ कि उनके बेटे ने इतना बड़ा काम किया है। गांव वालों ने मोहन की याद को अपने दिलों में हिफाजत से रख लिया। उन्होंने एक साथ मिलकर खुद से वादा किया कि अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करेंगे। मणिपुर नाम के एक छोटे से गांव में रीता और राजू, एक पति पत्नी, अपने 2 बच्चे पिंकी और चीकू के साथ एक टूटा फूटा घर में रहते थे। राजू मुखिया के खेत में किसान का काम करता था और रीता दूसरे गांव में सुनार के घर में कामवाली का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मजदूरी करके बड़े मुश्किल से अपने बच्चों का पेट भरते थे। यूं तो हमेशा हल्का फुल्का बारिश होती थी, जिससे किसान अपने खेतों में आसानी से काम करते थे। लेकिन इस साल बारिश बहुत ज्यादा बरस गया था, जिसके कारण पूरे गांव में बाढ़ का कहर मच गया था, जिस कारण किसानों का फसल बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। इस वजह से मणिपुर के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। दिन हो या रात हो, लोग बारिश के कारण परेशान थे। इस साल तो बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, जिस वजह से कार्य करना बहुत मुश्किल हो गया है और घर से निकलते ही बारिश के कारण पूरा शरीर गीला हो जाता है। इतनी भारी बारिश में घर से बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। न जाने इस साल हमारा क्या होगा इस टूटे हुए मकान में। ठीक है, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, नहीं तो मुखिया गुस्सा करने लगेगा। राजू काम के लिए मुखिया के खेत में जाता है। पिंकी और चीकू बगल के गांव में एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। रीता अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती है। उस बड़े से घर में मालकिन सुनीता और मालिक अजय अपने 2 बेटियों मीना और सीमा के साथ रहते थे। ओ रीता, तुम आ गई। जल्दी से घर का पूरा काम खत्म कर लो। पता है, आज मेरी बेटी मीना का बर्थडे पार्टी है। शाम
5 बजे से पहले तुम पूरा काम निपटा लो। और हाँ, इसके बाद तुम हॉल सजाने में मेरी सहायता करोगी, ठीक है ना? ठीक है मैम साहब, मैं सबसे पहले घर का पूरा काम खत्म कर लेती हूँ और उसके बाद हॉल सजाने में मैं आपकी सहायता करूँगी। इसके बाद रीता हॉल को सजाने में अनिता की मदद करती है। अनिता और रीता घर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजा देती है। अच्छा मैम साहब, मैं पूरा घर का काम खत्म कर चुकी हूँ और पार्टी की तैयारी भी कर दी हूँ, तो मैं अब घर जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुमको पता है ना कि आज मेरी बेटी मीना का बर्थडे पार्टी है, तो तुम शाम 8 बजे अपने बच्चों को साथ लेकर आ जाना। और हाँ, मुझे तुमसे सहायता भी चाहिए। हाँ हाँ मैम साहब, मैं शाम के समय बच्चों को लेकर सही टाइम पर आ जाऊंगी। रीता इतना कहकर अपने घर चली जाती है और अपने दोनों बच्चों को अच्छे से सजाकर शाम 8 बजे बर्थडे पार्टी में आ जाती है। पार्टी बड़ा ही मॉडलिस्ट होती है और रीता के बच्चे इतना देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह रिंकी, देखो ये घर जैसे महल लग रहा है और बाहर कितना बारिश हो रहा है और इनके घर में बारिश का पता भी नहीं चल रहा है। दोनों की इस तरह की बातें मीना सुन लेती है और कहती है, अरे ये घर महल की तरह इसलिए लग रहा है क्योंकि इसे मेरे पापा ने बड़े प्यार से बनवाया है, इसलिए बारिश का पता नहीं चल रहा। ओ, इसका मतलब अगर घर बड़ा हो तो बारिश का पता नहीं चलता है। भैया, हम लोग भी अपने पापा से बोलकर अपने लिए बड़ा सा घर खरीदवाएंगे ताकि हमें भी बरसात में परेशान ना होना पड़े। चलो चलो बच्चों, इधर आओ, अब केक काटने का टाइम हो गया है। जब पार्टी शुरू हो जाती है और मीना केक काटने लगती है तो पिंकी और चीकू बड़े से घर को पूरा देखने के लिए मीना के रूम में चली जाती है। भैया देखो, ये रूम कितना सुंदर है और इसमें कितना सुंदर सुंदर सामान है, और ये देखो अलमारी भी कितना सुंदर लग रहा है। दोनों ही सामान देखने लगते हैं और देखते देखते 10 मिनट बीत जाता है और सामान देखते देखते वह मीना का अलमारी खोल के देखने लगते हैं। इतने ही देर में मीना की बहन सीमा रूम में आ जाती है। वह पिंकी और चीकू को मीरा की अलमारी के सामने देख लेती है और जोर से चिल्लाने लगती है, तुम दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जल्दी से बताओ माँ, माँ आप इधर जल्दी से आइए, देखिए ये दोनों हमारे रूम में क्या कर रहे हैं। अपनी बेटी सीमा की आवाज सुनकर तुरंत रूम में आती है। तुम दोनों अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकलो। पिंकी और चीकू अनिता को देखकर डर जाते हैं और रीता भी अनिता की आवाज सुनकर मीना के रूम में आती है। क्या हुआ मैम साहब, आपकी जोर से चिल्लाने की आवाज नीचे तक आ रही है। क्या हुआ ये पूछ, क्या नहीं हुआ? तेरे इस दोनों बच्चों ने अपने गंदी पैरों और गंदी कपड़ों से मेरा पूरा रूम गंदा कर दिया। तेरे बच्चों ने बड़ा घर देखा, नहीं चल दिए सैर करने, ऐसी भी कोई बात होती है? मैंने तो तेरे बच्चों को इसलिए बुलाया था कि तेरे बच्चों ने इतना शानदार पार्टी अपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी, लेकिन तेरे बच्चे अपना औकात भूल गए। ये हमारा घर है, कोई अनाथ आलय नहीं कि कोई भी भिखारी हमारे रूम में आ जाएगा और आकर हमारे कीमती सामानों को छुएगा। तू सुन, अभी के अभी अपने बच्चों को लेकर निकल जा मेरे घर से। और हाँ, एक बात और, कल से तू काम पर नहीं आएगी, मैंने तुझे काम से निकाल दिया। नहीं नहीं मैम साहब, आप ऐसा ना करें, आप एक बार हमारी बात सुन ले। बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, आप इन्हें माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा गलती नहीं होगी। यह मेरी लास्ट गलती समझकर मुझे माफ कर दीजिए। मैम साहब, मुझे काम से मत निकालिए। मैम साहब, मेरे बच्चे इसी काम के सहारे जीते हैं। भगवान के लिए मैम साहब, मुझे काम से मत निकालिए। ये तेरी परेशानी है, मेरी नहीं समझी तू? और एक बात कान खोलकर सुन ले, अब तू यहाँ पर काम नहीं कर सकती है क्योंकि मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया। और सुन, अपने इन दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा। अनिता रीता और उसके दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है और आगे से काम पर आने से साफ साफ मना कर देती है। ओह,
अब ये क्या हो गया? घर में एक भी राशन नहीं है। मैं खाना बनाने के लिए राशन कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब एक भी रुपया नहीं है जो राजू जी जुटाकर पैसे रखे थे, वो भी खत्म हो गया। मेरा क्या है, मैं तो बिना खाए ही सो जाऊंगी, मगर मेरे बच्चे बिना खाएं कैसे सो पाएंगे? और बिना खाना खाएं उनको नींद कैसे आएगी? ओ सुनिए जी, आप आ गए। घर में कुछ भी नहीं है खाना बनाने के लिए, आज बिना खाए ही सोना पड़ेगा। क्या बात है, तुम चिंता क्यों कर रही हो? आज मैं खाना मुखिया जी के घर से लाया हूँ। उनके घर आज पार्टी थी तो बचा हुआ खाना मैं अपने साथ ले आया हूँ। ये लो खाना, परोसो। ऐसे ही उस रात सभी खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और घर के हालात बिगड़ जाते हैं। एक सुबह रीता अपने मैम साहब के घर जाती है और उससे थोड़े पैसे उधार मांगती है। मैम साहब कैसी हैं? आपको देखे मुझे बहुत दिन हो गया। मैम साहब, मेरे घर में एक भी राशन नहीं है। आप मुझ पर तरस खाकर कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपको जल्द ही पैसे लौटा दूंगी। मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, और वैसे भी मैंने तुझे पहले ही काम से निकाल दिया था, और फिर भी अपनी गंदी शक्ल लेकर यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चल निकल अब मेरे घर से, और आइंदा से अपनी गंदी शक्ल मुझे मत दिखाना। अनीता की इस तरह की बातें सुनकर रीता उदास होकर घर जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। उस दीवार पर लिखा हुआ देखकर रीता वहीं रुक जाती है। रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाली की जरूरत है। रेस्टोरेंट के बारे में जानने के लिए इस पते पर जाती हूँ। और वैसे भी मुझे अलग अलग तरह के खाना बनाने आता है। अगर यहाँ मुझे काम जॉब मिल जाए तो घर चलाने के लिए मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। ऐसा सोचकर रीता उस रेस्टोरेंट में चली जाती है। मालिक, मैंने आपका पोस्टर देखा है। क्या आपको खाना बनाने वाली की जरूरत है? हाँ, लेकिन क्या तुम खाना बना लोगी? क्या तुम्हें अच्छे अच्छे खाना बनाने आते हैं? हाँ साहब, मुझे अलग अलग तरह के खाना बनाने आता है, जैसे छोला भटूरा, पनीर पुलाव, अंडा कड़ी, और भी कई तरह के खाना बनाना आता है मुझे। अच्छा है, तब जब तुमको इतना कुछ बनाने आता है तो ठीक है। आज से ही चाहो तो तुम खाना बना सकती हो। ऐसे ही रीता रेस्टोरेंट में खाना बनाने लग जाती है और रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों को खाना देने लगती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और रेस्टोरेंट में सारा खाना खत्म हो जाती है। चलो, आज तो सारा खाना बिक गया। आज तो तुम आधे दिन से ही खाना बनाई हो, लेकिन कल से तुम्हें सुबह जल्दी आकर खाना बनाना होगा। हाँ साहब, मैं कल सुबह ही खाना बनाने आ जाऊंगी और मैं कल बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। ये लो आज की अपनी मेहनत के पैसे जो तुमने आज किया है। 500 रुपए लेकर रीता सबसे पहले गोदाम पर जाती है। वहां से कुछ राशन का सामान खरीदकर अपने घर आ जाती है। घर पहुंचने पर रीता जल्दी जल्दी स्वादिष्ट पकवान बनाती है और अपने बच्चों को खाना देती है। रिंकी चीकू, आओ गर्मा गर्म खाना खा लो बेटा। इतने में राजू भी काम खत्म करके घर आ जाता है और रीता राजू को अपने नए जॉब के बारे में बताती है, जिसे सुनकर उसका पति खुश हो जाता है। इस तरह सभी खाना खाकर चैन की नींद सो जाते हैं। अगली सुबह जल्दी उठकर रीता अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर अपने काम पर चली जाती है। रेस्टोरेंट पर पहुंचकर रीता कई तरह के खाना बनाती है। रीता के बनाए हुए खाना ग्राहकों को बहुत अच्छा लगता है। रीता के बनाए खाना खाकर रेस्टोरेंट में आए हुए लोग खाना की बहुत तारीफ करते हैं। उनको आज का बना हुआ खाना पहले से ज्यादा पसंद आता है। आदर्श भाई, तुम्हारे आज के खाने का कोई जवाब ही नहीं है। इससे स्वादिष्ट खाना आज तक मैंने इस रेस्टोरेंट में कभी खाया ही नहीं था। आखिर क्या जादू किया है कि खाना बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आज तो मैं अपने घर के लिए भी खाना लेकर जाऊंगा। मेरे लिए खाना भी पैक कर दो। अपने खाने का तारीफ सुनकर आदर्श बहुत खुश होता है और रीता से कहता है, वाह रीता, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर ग्राहक तो अपने घर के लिए भी खाना पैक करवा रहे हैं। वाह रीता,
तुम्हारे हाथों में तो जादू है। आखिर तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा? कहीं से नहीं साहब, मैंने तो अपनी माँ से खाना बनाना सीखा है। ऐसे ही आदर्श का पूरा खाना आज बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है। आज तो खाना बहुत जल्दी खत्म हो गया। कल से तो हमें ज्यादा मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा खाना बनाएंगे। और हाँ, खाना ज्यादा से ज्यादा बिक रहे हैं, इसलिए मैं कल दुकान में फ्रिज और पंखा नया लाने जा रहा हूँ, जिससे ग्राहक ठंडा ठंडा पानी और पंखा का मजा लेकर खाना खाएंगे और हमारा खाना ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। तुम्हारी क्या राय है इसमें? हाँ साहब, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा, जिससे ग्राहक ठंडा पानी और हवा का मजे लेकर खाना खाएंगे। अगले सुबह आदर्श अपने रेस्टोरेंट में नया फ्रीज और नया पंखा लगवा देता है और जैसा उसने सोचा था ठीक वैसे ही होता है। पंखा लगने के बाद आदर्श के रेस्टोरेंट में खाने वालों की भीड़ लग जाती है। ग्राहक पंखे का मज़े लेकर खाना खाते हैं। ऐसे ही आदर्श का सारा खाना आज भी बिक जाता है। शाम जब रीता काम से वापस घर आती है तो अपने बच्चों को आपस में बात करते हुए सुनती है। भैया, उस दिन पार्टी में कितना मजा आ रहा था। कहाँ उस दिन हम बड़े से महल में थे और कहाँ आज हम इस टूटे फूटे घर में बैठे हुए हैं। काश हमारा घर भी बड़ा होता तो हम भी अपने घर में आराम से बैठे होते। इतने में रीता घर के अंदर चली आती है। अरे रिंकी और चीकू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों ने अपना होमवर्क पूरा किया कि नहीं और उसे याद किया कि नहीं? अगर नहीं किया है तो जल्दी जाओ, उसे पूरा करो और मैं जा रही हूँ घर का काम करने और खाना बनाने, ताकि जब तुम सब अपना होमवर्क पूरा कर लो तब आराम से खाना खाकर सो जाना, क्योंकि कल तुम दोनों को स्कूल भी तो जाना है। ठीक है माँ, हम अपना होमवर्क पूरा करके आते हैं, तब तक आप खाना बना दीजिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रीता के घर का हालात ठीक होने लगता है। ऐसे ही रीता सुबह काम पर जा रही थी, तभी उसे कुछ लोग मिलते हैं जो अपना घर बेच रहे थे, क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। रीता घर को पूरे अच्छे तरीके से देखती है और रीता को वह घर बहुत अच्छा लगता है। वह उस मकान मालिक से बोलती है, भैया, इस मकान का क्या दाम है? जी बहन जी, केवल 50,000 इसके दाम है और ये कुछ ज्यादा नहीं है। बहन जी, ये तो बहुत ही कम है, क्योंकि अभी घर बनवाए कुछ ही समय हुआ है। अगर कहीं और खरीदेंगी तो 2 लाख में मिलेंगे। अच्छा ठीक है, पर आपका घर ज्यादा दिन तक टिकेगा ना? और सब कुछ सही है ना? आगे चलकर कोई परेशानी नहीं ना होगी? हाँ बहन जी, ये ज्यादा दिन का नहीं है और ये बहुत लंबे समय तक टिकेगा। इसमें आप सभी लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है भाई साहब, लेकिन आप साफ साफ बताइए कितना लेंगे? मैं इसके 40,000 दूंगी। अगर आपको अपना घर बेचना है तो मुझे अपना घर 40,000 में दे दीजिए। ठीक है बहन जी, ये लीजिए घर का कागजात। अब ये घर आपका हुआ। अब आप सभी लोग यहाँ आकर शिफ्ट हो जाइए। रीता अपने घर जाती है और अपने पति और बच्चों को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। वाह भैया, अब हम अपने नए घर में चलते हैं, जहाँ बारिश का पता नहीं चलेगा। जैसे लग रहा है कि हम जन्नत में जा रहे हैं। अब बारिश भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नए घर में जाने के लिए बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इतने में राजू भी वहाँ आ जाता है। आखिर तुमने आज बच्चों के दिल की बात सुन ही ली और उनका इच्छा पूरा कर ही दिया। कैसे ना करती भला, बच्चे तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। इनके खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सब नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। नए घर में आकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और रीता की कमाई भी अच्छी खासी होने लगती है। रीता के हाथों का खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में ग्राहकों का मेला लगी हुई थी। इससे आदर्श खुश होकर रीता का सैलरी दुगुनी कर देता है। कुछ दिन बाद राजू भी मुखिया के खेत में मजदूरी छोड़कर रीता के साथ खाना बनाने लगता है। दोनों पति पत्नी को आदर्श अच्छी खासी वेतन देता था, जिससे उनका घर का खर्चा अच्छे से चलने लगा और बच्चे गर्मी सर्दी या बरसात में अपने नए घर में काफ़ी अच्छे से रहते हैं।
और वो भी अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक रोहन नाम का लड़का रहता था। उसके 5 मित्र थे, रवि, शशि, कमल, सूरज और भगवंत। वैसे तो वो पांचों ही उसके बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उसके मन में एक शंका चल रही थी, जिसके हल के लिए वो एक संत के पास पहुंचा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बालक, बताओ कैसे आना हुआ। मैं जानता हूँ यह अजीब बात है, पर मेरे 5 मित्र हैं। उन 5 में मेरा सच्चा मित्र कौन है, यह मुझे जानना है। नहीं, ये बिल्कुल अजीब नहीं है। इस उम्र में यह विचार आना बिल्कुल स्वाभाविक है। चलो मैं तुम्हें कुछ बिंदु बताता हूँ, जिससे तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है। वह संत मोहन को 5 बिंदु बताते हैं, जिससे वह अपने सच्चे मित्र का पता लगा सकता है। मोहन वापस आ जाता है और अपना काम शुरू करता है। उसने एक लड़के को बुलाया और उससे कहा कि वो उसके दोस्तों के बीच एक झूठ फैलाए। लड़के ने जाकर उन सबसे कहा कि रोहन अपने पिता के पैसे चुराता है। रवि के सिवा सभी मित्र शशि, कमल, सूरज और भगवंत मोहन के पास आ गए और उससे पूछने लगे, रोहन, क्या यह सच है कि तुम अपने पापा के पैसे चुराते हो? बुरा मत मानना, लेकिन एक लड़के ने हम सबसे ऐसा कहा है। हम तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचना चाहते, इसलिए सीधे तुमसे पूछने चले आए। हाँ रोहन, बताओ, ये झूठ है ना? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिसने भी कहा है सरासर झूठ है। रोहन ने देखा कि रवि नहीं आया है। उसने सोचा कि रवि ने बिना पूछे ही उसके खिलाफ कही गई बात को मान लिया। उसे लगा कि शायद रवि उसका सच्चा मित्र नहीं है, लेकिन उसे अभी अपने दोस्तों की और परीक्षा लेनी थी। एक दिन वह अपने 5 दोस्तों के साथ नदी के पास खेलने गया। उसे तैरना आता था, लेकिन वो उनकी परीक्षा लेने के लिए अचानक नदी में गिरकर डूबने का नाटक करने लगा। चलो आज पता चलता है कि कौन मेरा सच्चा मित्र है। बचाओ बचाओ। अरे रोहन तो डूब रहा है, जल्दी हमें उसे बचाना होगा। हाँ चलो नदी में कूदो। रवि, कमल, सूरज और भगवंत सभी नदी में कूद पड़े और रोहन को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन शशि ने नदी में कूदने की कोई कोशिश नहीं की। शशि क्यों नहीं आ रहा? क्या उसे मेरी परवाह नहीं है? रोहन को शशि का यह रवैया बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि शायद शशि उसकी परवाह नहीं करता और उसे सच्चे मित्र की तरह नहीं मानता। कल रवि और आज शशि हद हो गई। जिन्हें मैंने अपना सबसे अच्छा मित्र समझा, वही मेरे सच्चे मित्र नहीं हैं। फिलहाल असली दोस्तों की पहचान करने के लिए अगला पड़ाव था उनसे 500 सिक्के उधार मांगना। मुझे 500 सिक्के उधार चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बिल्कुल रोहन, तुम्हें जितनी भी जरूरत हो ले लो। रवि ने बिना किसी सवाल के 500 सिक्के रोहन को दे दिए। रोहन ने रवि का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। शशि, मुझे 500 सिक्के उधार चाहिए, मैं तुम्हें अगले महीने लौटा दूंगा। बिल्कुल मित्र, यह लो 500। शशि ने भी तुरंत 500 सिक्के दे दिए। सूरज, मुझे 500 सिक्के चाहिए, क्या तुम उधार दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं, इसमें इतना शर्माने वाली कौन सी बात है। सूरज ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के 500 सिक्के दे दिए। भगवंत यार, 500 सिक्के होंगे क्या तेरे पास? हाँ है, ये ने 500 सिक्के। भगवंत ने भी तुरंत 500 सिक्के दे दिए। अब अंत में रोहन कमल के पास पहुंचा। कमल, मुझे 500 चाहिए, क्या तुम उधार दे सकते हो? 500 तो नहीं, 50 है, यह रख लो। पर मुझे बहुत जरूरत है। लेकिन यार, मेरे पास बस 50 ही है। बस रोहन को कमल की यह कंजूसी बहुत बुरी लगी। उसने सोचा कि कमल शायद सच्चा मित्र नहीं है, क्योंकि उसने जरूरत के वक्त पूरी मदद नहीं की। अब सच्चे मित्र की अगली परीक्षा के लिए उसने एक लड़के से कहा कि वह उसके दोस्तों तक उसकी झूठी दुर्घटना की खबर पहुंचाए। लड़के ने ऐसा ही किया। रोहन, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हमने सुना कि तुम सीढ़ियों से गिर पड़े। कैसे हो तुम? तुम्हें कुछ ज्यादा चोट तो नहीं आई? भगवान करे तुम जल्दी ठीक हो जाओ यार। सूरज कहाँ है? क्या उसे मेरी हालत के बारे में नहीं पता चला? पता नहीं,
रोहन, हम भी सूरज को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। रोहन को यह बहुत बुरा लगा कि सूरज उसकी इतनी गंभीर स्थिति में भी मिलने नहीं आया। वह बहुत परेशान था कि उसका हर एक मित्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो रहा है। आखिरकार कुछ दिन बाद रोहन ने संत द्वारा बताए 5वें और अंतिम बिंदु पर काम किया। तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है? रोहन, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। शशि, मैंने एक दुकान से कुछ सामान चुरा लिया। यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर यह किसी को बताना मत। तुम निश्चिंत रहो रोहन, मैं इसे किसी से नहीं कहूँगा। कमल, यह बात किसी को बताना मत, पर पता है मैं ना रात को सोते हुए बिस्तर गीला कर देता हूँ। मुझे यह बीमारी है। रोहन, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, पर इसका इलाज करवाओ। एक राज की बात बताऊं, मेरा असली नाम नामंगल है, पर यह सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। तुम निश्चिंत रहो रोहन, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मेरा मतलब मंगल। भगवंत, मैं तुम्हें अपना एक राज बताता हूँ, किसी से कहना मत। दरअसल मेरी माँ सौतेली है। अरे रोहन, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तुमने आज से पहले तो ऐसा कुछ नहीं बताया, पर चलो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। कुछ दिन बाद रोहन जब रास्ते से जा रहा था तो उसे एक लड़का मिला और वह बोला, क्या बात है रोहन, सुना है तुम्हारी माँ सौतेली है। रोहन को बहुत बुरा लगा और उसे समझ आ गया कि भगवंत ने उसका राज खोल दिया। संत के बताए 5 बिंदु पूरे हो चुके थे, पर उसके कुछ समझ में नहीं आया कि उसका सच्चा मित्र कौन है। इसलिए वो संत के पास पहुंचा और उन्हें पूरी बात बताई। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैंने आपके बताए 5 बिंदुओं का पालन किया और अपने दोस्तों की परीक्षा ली, लेकिन हर एक परीक्षा में एक मित्र अनुत्तीर्ण हुआ। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरा सच्चा मित्र कौन है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। संत कुछ बोल पाते उससे पहले ही रोहन के सभी मित्र वहां आ पहुँचे। हम बताते हैं कि सच्चा मित्र कौन है। अरे, तुम सब यहाँ कैसे? हमें लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए हमने तुम्हारा पीछा किया। अब हम तुम्हारे मन की सारी शंकाएं दूर कर देंगे। अब वो लोग बताना शुरू करते हैं। रोहन, जब उस लड़के ने बताया कि तुम अपने पिताजी के पैसे चुराते हो, तो मैंने तुमसे आकर इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, तो पूछकर तुम पर शक क्यों करूं? रोहन यह सुनकर शर्मिंदा हो गया। अब शशि ने रोहन से कहा, रोहन, मैं तुम्हें बचाने के लिए नदी में नहीं कूद पाया क्योंकि मुझे तैरना ही नहीं आता। अगर मैं कूदता तो हम दोनों ही डूब जाते। यार, मुझे माफ कर दो शशि, मुझे यह बात नहीं पता थी। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें गलत समझ लिया यार। इसके बाद कमल ने मोहन को अपनी स्थिति समझाई। रोहन, मैं तुम्हें 500 सिक्के नहीं दे सका क्योंकि मेरे पास सिर्फ 50 ही थे। यह सब अमीर हैं, पर मैं गरीब हूँ यार। इन्होंने अपनी संपत्ति का एक छोटा हिस्सा दिया, लेकिन मैंने तो अपनी पूरी पूंजी दे दी। अब मुझे माफ कर दो कमल, ये बात तो मुझे पता होनी चाहिए थी। और तभी इतने में सूरज बोला, रोहन, जब तुमने झूठी दुर्घटना वाली परीक्षा ली थी, उसी समय मैं एक सच्ची दुर्घटना का शिकार हुआ था। एक सांड ने मेरे पेट में सींग मार दिया। मैं कुछ दिन उठ नहीं पाया और इलाज के लिए मेरे माता पिता मुझे दूसरे गांव ले गए थे। हे भगवान, तुमने मुझे बाद में बताया क्यों नहीं? कोई बात नहीं रोहन, मैंने बस सोचा कि क्यों अपना दुख बताकर तुम्हारा दुख बढ़ाऊं। रोहन ने सूरज से माफी मांगी और तभी भगवंत एक लड़के को सामने लाया। रोहन, ये वही लड़का है जिसने तुम्हारा राज सुना था। मुझे माफ कर दो यार, मैंने भगवंत और तुम्हारी बातें गलती से सुन ली थीं। भगवंत ने मुझे कुछ नहीं बताया था। अपने हिस्से की सच्चाई बताकर रोहन के सभी मित्र अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे। रोहन, क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं था? तुमने हमारी मित्रता पर शक क्यों किया? क्या तुमने कभी सोचा कि हमारे पास भी अपनी अपनी समस्याएं हो सकती हैं? मैंने तैरना नहीं सीखा तो क्या मैं मित्रता के लायक नहीं हूँ? मैंने अपनी पूरी पूंजी तुम्हें दे दी, फिर भी तुम्हें मेरी नियत पर शक हुआ? वह मैं घायल था और दूसरे गांव में था, फिर भी तुमने मेरे बारे में गलत सोचा। तुम कुछ सकारात्मक भी सोच सकते थे। तुमने मेरे ऊपर भी शक किया, कम से कम पूछ तो लेते कि क्या मैंने वह बात बताई है। रोहन कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और पछतावे के आंसू थे। देखो रोहन, ये सभी तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। कोई भी इंसान उत्तम नहीं होता, तुम भी नहीं वो।
इंसान के जीवन में मुश्किलें आती रहती है, जिनकी वजह से वो हर समय हर कसौटी पर खरा नहीं उतर पाता। सच्ची मित्रता का मतलब सिर्फ कसौटों पर खरा उतरना नहीं होता। आज ये सब अपनी परिस्थितियां तुम्हें समझाने आए हैं। यही निशानी है कि यह तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, और तुम्हारी शर्मिंदगी इस बात का सबूत है कि तुम इनके सच्चे मित्र हो। रोहन ने अपनी गलती का एहसास करते हुए अपने दोस्तों से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने तुम सबकी सच्ची मित्रता पर शक किया और तुम्हें गलत समझा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार। कोई बात नहीं रोहन, हम सब गलतियां करते हैं। सच्ची मित्रता में समझ और माफी दोनों होनी चाहिए। साधु महाराज की बात बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति उत्तम श्रेणी का नहीं होता, सबसे कभी ना कभी गलती हो जाया करती है, या फिर परिस्थितियां ऐसी होती है कि इंसान साथ नहीं दे पाता। हमें एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। हम तुम्हें माफ करते हैं। रोहन और तुम हमें माफ कर दो मित्रता का मतलब ही एक दूसरे पर विश्वास करना है। हमारी मित्रता पहले से भी मजबूत हो गई है। अब सब कुछ भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सच्ची मित्रता का मतलब समझा। सभी मित्र हंसते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। उनकी मित्रता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत और गहरी हो गई थी। कमला का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह भले ही गरीब परिवार से थी, लेकिन कभी भी वह जरूरतमंदों की सहायता करने से पीछे नहीं हटती थी। लेकिन कमला को सभी सहायता करता देखकर उसके सास ससुर उस पर बहुत गुस्सा करते थे। कमला बहू, इतनी सुबह ये खाना किसे देने जा रही हो? हाँ, किसके लिए लेकर जा रही हो ये खाना? पिताजी और माताजी, ओ बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़े बाबा सुबह से ही भूखे बैठे हैं। ये खाना मैं उन्हें ही देने जा रही हूँ, क्योंकि वह चल भी नहीं पा रहे हैं और उनकी तबीयत भी खराब लग रही है। इसलिए ये खाना और दवाई उन्हें देने जा रही हूँ। ठीक है, सब लेकर जा दे। घर में जितना बचा कूचा राशन है सब उठाकर दे दे। चाहे जितना तू पुण्य का काम कर ले, लेकिन तुझे फल नहीं मिलने वाला है। हम कल भी गरीबी में जीते थे और आज भी गरीबी में ही जी रहे हैं और आगे भी गरीबी में जिएंगे। पिताजी, मैं किसी भी चीज का दिखावा नहीं करती हूँ। जो रूखी सूखी बनाई है वो ही बाबा को देने जा रही हूँ। मैंने कोई वीआईपी खाना थोड़ी ना बनाकर किसी को देने जा रही हूँ। अक्सर कमला का मन अपने सास ससुर के ताने मारने से उदास रहता था। कमला का पति रमेश गांव के जमींदारों के खेतों में किसानों का काम करता था और उसे बराबर पैसे भी नहीं मिलते थे। वह दिन भर मेहनत करके मुश्किल से 30-40 रुपए ही कमा पाता था और बहुत हो जाता तो उसे 50-60 रुपये मिलते थे। लेकिन कमला का मन एकदम शांत रहता था और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, क्योंकि वह भोलेनाथ पर बहुत ही विश्वास रखती थी और हमेशा बहुत अच्छे अच्छे काम करती थी। वह कभी किसी के बारे में कुछ बुरा भला नहीं सोचती थी। वह सबके बारे में सदैव अच्छा ही सोचती थी। ऐसे ही वह एक दिन अपने दोनों बेटों चीकू और पीयू के साथ बाजार से घर वापस आ रही थी। तभी सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी केला लेकर अपनी बैलगाड़ी लेकर जा रहा था। अचानक से उसकी गाड़ी के नीचे एक पत्थर आ जाता है, जिससे उसकी बैलगाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और गाड़ी वहीं पलट जाती है, जिससे पूरा केला सड़क पर दूर दूर तक फैल जाता है। और उस समय वहां पर सन्नाटा छाया हुआ था और उस सड़क पर कोई नहीं जा रहा था। हे ऊपर वाले, ये क्या हुआ? मेरी गाड़ी अचानक से कैसे पलट गई? अब इतना सारा केला मैं गाड़ी पर वापस कैसे भरूंगा? आप चिंता न करें बाबा, मैं आपकी सहायता करूंगी। रिंकू और पीयू, चलो आप दोनों मेरे साथ पूरा केला बाबा के गाड़ी में उठाकर रखवा दें। जल्दी जल्दी, आप दोनों मेरी सहायता करो। केला सड़क पर इधर उधर दूर दूर तक फैल गया था। कमला ने अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर पूरा केला उस बूढ़े बाबा की गाड़ी में वापस से भर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने तो अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर पूरा केला गाड़ी में वापस भरवा दिया। मैं तो अकेला कुछ नहीं कर पाता। मैं तो ये सब देखकर चिंतित हो गया था। मैं ये सारा केला शहर के बड़े बड़े बाजारों में ले जाता हूँ। अगर एक भी केला इधर उधर हो गया तो मालिक मुझ पर बहुत चिल्लाते और डांटते। पता नहीं मेरा आज क्या होता। तुम जीती रहो। बाबा, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, इससे मुझे बहुत खुशी मिली। अच्छा तो बाबा, हम जा रहे हैं और आप भी ध्यान से जाना, ठीक है? चुको बेटी,
मेरी बात सुनो, ये जो झोला तुम्हारे पास है, जरा ये झोला मुझे दो। कमला बूढ़े बाबा को अपना झोला दे देती है। बूढ़ा बाबा झोला में केला भरकर कमला को दे देता है। मेरी प्यारी बच्ची, ये केला तुम्हारे लिए ही है, तुम अपने बच्चों को खिला देना। मगर बाबा, आपके गाड़ी में से केले कम हो जाएंगे। कोई बात नहीं बेटी, जितने केले कम होंगे मैं उनका पैसा अपनी कमाई में से कटा दूंगा। तुमने जो मेरे लिए किया है ये बूढ़े आदमी की तरफ से एक छोटा सा उपहार है। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। अब मैं चलती हूँ बच्चों को लेकर अपने घर। कमला केला से भरा झोला लेकर अपने दोनों बच्चों के साथ घर चली जाती है। अरे कमला, तू इतना सारा केला कहाँ से खरीद कर लाई है और तेरे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया है? कमला अभी कुछ बोलती तभी रिंकू ने अपने पिताजी को आज की सारी घटना बता देता है। पापा, एक बूढ़े बाबा का सड़क पर केला गिर गया था। हम तीनों मिलकर उनका पूरा केला वापस से गाड़ी में भर दिए, तो उन्होंने इतना सारा केला माँ को दे दिए। हाँ, पापा सड़क पर दूर दूर तक फैल गए थे। हमने सारा केला इकट्ठा करके उनके गाड़ी में भर दिया। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन आज आप तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है। चलो अच्छा है, कुछ तो बढ़िया काम करके आई है, नहीं तो दूसरों की सहायता करके खाली हाथ वापस आती है। कमला को पता था कि उसके सास ससुर ऐसे ही उसे ताना मारते हैं, इसलिए वह चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती है। उसी शाम बारिश शुरू हो जाती है और मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। सुनो कमला, घर में थोड़ा पकौड़े बनाने के लिए सामान है क्या? बाहर बारिश का मौसम है। मैं सोच रहा था कि आज खाना रहने दो और पकौड़े बना लो। पकौड़े बनाने के सामान तो है, लेकिन पकौड़े बनाऊं किस चीज की? आलू प्याज तो घर में खत्म हो गए हैं। चलो ठीक है, पकौड़े बनाने रहने दो, जो घर में रखा है वो ही बना लो। रमेश ने बड़े उम्मीद के साथ मुझसे पकौड़े बनाने के लिए बोले हैं। कमला सोचने लगी, आखिर किस चीज के पकौड़े बनाऊं? तभी उसे घर में रखे केले की याद आती है। कमला झोले में से कुछ केले निकालती है और अच्छे से धोकर काट लेती है। फिर उन्हें बेसन में मिलाकर गरम गरम पकौड़े बनाने लगती है। कमला, तुम तो कह रही थी कि घर में आलू प्याज खत्म हो गए हैं, फिर ये पकौड़े किसके हैं? ये केले के पकौड़े हैं जी, उस बूढ़े बाबा ने मुझे दी थी। इसे खाकर बताओ तो कैसे हैं? अरे वाह, केले के पकौड़े से तो बहुत ही स्वादिष्ट है, आज तक नहीं खाई थी। वाह कमला, तुमने तो कमाल कर दिया। उस दिन सबको गरम गरम केले के पकौड़े बनाकर खिलाती है। सबको केले के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। रात में सोते सोते कमला के दिमाग में कुछ चल रहा था। अगली सुबह जब वह सोकर उठी तो अपने पति रमेश से बोली, सुनिए जी, कल रात मेरे दिमाग में एक तरकीब आया था। हमारे मोहल्ले में जो भी पकौड़े बनाते हैं वो आलू प्याज बैंगन या तो टमाटर के होते हैं। केले के पकौड़े कोई भी नहीं बनाता। तुम भी सुबह अपने काम पर चले जाते हो, बच्चे भी स्कूल या खेलने चले जाते हैं, माँ जी और पिताजी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और मैं भी घर का सारा काम खत्म करके दिन भर खाली ही बैठी रहती हूँ। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं भी केले के पकौड़े का शाम के वक्त ठेला लगा लूँ। इससे तुम्हें ज्यादा काम भी करना पड़ेगा और हम घर चलाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। इनको देखो, घर की बहू होकर अब ये चौराहे पर ठेला लगाएगी। पिताजी, मोहल्ला की सभी औरतें और लड़कियां भी कुछ कुछ काम के लिए जाती हैं और वैसे भी मैं अपना खुद का काम कर रही हूँ। इसमें गलत क्या है? आखिर शहर में तो औरतें भी आदमियों के साथ काम करती हैं, तो गांव में क्यों नहीं? ठीक है कमला, जैसा तुमको अच्छा लगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम कुछ अच्छा ही करोगी जिससे हमें खुशी हो। कमला के सास और ससुर मुंह फूला लेते हैं, मगर उसका पति उसका साथ देता है। अपनी लगन और पति के साथ से वो मोहल्ले में केले के पकौड़े का ठेला लगाने लगती है। शुरू शुरू में गांव वाले अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन जब उन्होंने केले के पकौड़े खाए तो सबकी बोलती बंद हो गई। अरे, ये तो रमेश की पत्नी है ना, जो केले के पकौड़े का ठेला लगाई है। हाँ, लगता है कि नया काम शुरू किया है। सबको काम की ही पड़ी है। चलो देखते हैं कि ये पकौड़े कैसे बनाती हैं। आओ जरा। कमला जानती थी कि ये मोहल्ले की वही औरतें हैं जो बातें बनाती हैं, लेकिन कमला ने भी बड़ी सूझबूझ से काम लिया। अरे कमला बहन, लगता है नया काम शुरू किया है। जरा एक दो पकौड़े हमें भी चखाना।
बहन, पकौड़े की प्लेट 15 हार्स की है। मैं इसे ऐसे ही छकने के लिए नहीं दे सकती। अगर आपको पकौड़े खाना है, पहले आप पैसे दो। कमला जानती थी कि ये मोहल्ले के वही लोग हैं जो फ्री में खाना पसंद करते हैं और उसे बिना पैसे दिए ही खाकर वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन कमला ने उन्हें बिना पैसे के पकौड़े नहीं दिए। जब उन्होंने पैसे दिए तो कमला ने उन्हें पैसों के बदले पकौड़े दिए। कमला केले के पकौड़े बड़े ही स्वादिष्ट बनाती थी, जिसे खाने सभी मोहल्ले वाले जाते थे। धीरे धीरे कमला के ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगी, जिससे उसकी जिंदगी अच्छी होने लगी। और देखते ही देखते कमला की गरीबी दूर हो गई और वह एक अच्छे से घर में शिफ्ट हो गई और रानी महारानी की तरह रहने लगी। ये सब उसके अच्छे कर्मों और मेहनत का फल था जो उसको ऊपर वाले ने दिया। अब वो सब बहुत खुश रहते थे। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रजवा नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। रजवा का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास ना तो कोई जमीन थी और ना ही खाने के लिए कोई साधन था। रजवा दिन भर मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी कमा पाता उसी से अपने पूरे परिवार का पेट भर लेता। ये देखकर रजवा के माता पिता बहुत दुखी होते और हमेशा बहुत परेशान रहते थे। हमारे पास ना अपना घर है और ना ही अपनी कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और उसके बदले में उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन रहे हैं। परेशान मत हो कविता, हमारा बेटा बहुत मेहनती है, भगवान सब देख रहा है। रजवा ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, वो ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत परेशानियां देखी हैं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन हमारा बेटा भी बहुत धन कमाएगा और तब हमारी भी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तब हम लोग भी खुशी से रहने लगेंगे। रजवा हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ ना दे रही हो, पर उसे यकीन था कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य भी बदल जाएगा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन रजवा घनश्याम जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। घनश्याम पास के एक पेड़ के नीचे बैठा था। रजवा अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि घनश्याम बहुत ही उदास है और गहरी चिंता में डूबा हुआ है। घनश्याम को उदास देख रजवा तुरंत घनश्याम के पास गया और बोला, क्या हुआ मालिक, आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी चिंता में हैं। कुछ हुआ है, मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। रजवा की बात सुनकर घनश्याम को गुस्सा आ गया और वह रजवा से गुस्से में बोला, अरे तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता कर सकता है क्या? अगर तू किसी की सहायता करने के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त के खाने के लिए आज मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़ती? चल यहाँ से जा, अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा नहीं है, ये सब वक्त वक्त की बात है। सब किस्मत का खेल है और इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रजवा की बात सुनकर घनश्याम बहुत प्रसन्न हुआ। अरे रजवा, तेरे विचार तो बहुत ही अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर मन को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुश होकर काट रहा है। कैसे? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। सेठ जी, ये सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज के लिए अपने पिता से जिद का था तो मेरे पिता हमेशा मुझे यही समझाते थे, बेटा रजवा, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी ये धूप की तरह खुशियों से भरी होती है तो कभी ठंड की तरह कठिनाइयां लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानी आती है। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। अरे वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही नेक दिल के इंसान हैं। किसी दिन मैं भी उनसे आकर जरूर मिलूंगा। मालिक, क्या हुआ है? आप एक बार मुझे साफ साफ बताइए, क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल मिल ही जाए। अरे रजवा, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। मुझे अपनी परेशानी का कोई भी हल नजर नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ, कभी से वही सोच रहा हूँ। सेठ जी, एक बार मुझे बताइए, तो क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल निकाल पाऊं। रजवा, हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो काफी पीढ़ियों से हमारे पास थी।
उस पर मेरा और मेरे भाई का हक है, पर हमारे गांव के ही 2 बाप बेटों ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, लेकिन गांव के बहुत अमीर लोग उनके साथ हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। अब तो उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी। मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूँ। आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अगर आप कानून का भी सहारा लेकर अपनी जमीन को वापस लेने की कोशिश करेंगे तो तभी आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सब बड़े बड़े लोग हैं। हाँ रजवा, अब तू ही बता मैं अब क्या करूँ। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो गया हूँ। मेरी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। रजवा ने कुछ देर सोचा और घनश्याम से कहा, मालिक आप चिंता मत कीजिए, हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अगर आप चाहे तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ रजवा, वह क्या तरीका है। रजवा ने घनश्याम को अपनी सारी तरकीब पूरी तरह समझा दी। तरकीब सुनकर घनश्याम रजवा से कहता है, अरे वाह रजवा, तू तो बहुत ही समझदार है। तूने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर तेरी यही योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक कुछ हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। अरे मालिक आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से मुझे अपने घर के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाता है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। रजवा तू बहुत ही नेक इंसान है। कल से तू इस काम पर लग जा। रजवा फिर से खेत में अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन रजवा भगवंत और नटवर लाल नाम के उन बाप बेटों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने घनश्याम की जमीन पर कब्जा कर रखा था। नमस्कार सेठ जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है, तो मैं वही सोचा कि शायद क्या पता मुझे भी कोई काम मिल जाए। अरे कौन हो तुम भाई? तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी भी मजदूर की कोई जरूरत नहीं है। सेठ जी मैं एक मजदूर हूँ, पास ही के एक गांव में रहता हूँ। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। हर दिन कहीं ना कहीं काम मिल जाता है, बस उसी काम को करके अपना पेट पालता हूँ। कभी खेती कर लेता हूँ तो कभी कोई मजदूरी कर लेता हूँ। ये तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल कोई काम नहीं है जो तुम कर सको। सेठ जी मैंने तो सुना है कि आप लोग इस गांव के सबसे बड़े जमींदार और अमीर सेठों में से एक है। आपके पास बहुत सारी जमीन है, इसलिए आपके यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। अरे भाई मैंने कहा ना, यहाँ किसी भी मजदूर की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब घनश्याम सेठ आपके बारे में सही कह रहे थे। घनश्याम ने हमारे बारे में क्या कहा, मुझे जल्दी से बताओ। अरे कुछ नहीं सेठ जी, चलिए तो मैं चलता हूँ। सेठ जी आपके यहाँ तो कोई काम नहीं है, मैं अपने लिए कहीं और कोई काम देख लेता हूँ। रजवा इतना कहकर वहां से जाने लगता है। तभी भगवंत ने रजवा को रोककर यह पता लगाने के लिए बोलता है कि घनश्याम ने रजवा को हम लोगों के बारे में क्या बताया है। अरे भाई जल्दी से इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। रजवा तुरंत उनके पास चला गया और कहता है, धन्यवाद सेठ जी, बताइए क्या काम है? आप जो भी काम बोलेंगे मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। आखिर मुझे अपने बूढ़े माँ बाप का पेट भी पालना है। अरे सब्र रखो, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे, लेकिन पहले यह बताओ कि घनश्याम हमारे बारे में क्या कह रहा था। सेठ जी मैं पहले घनश्याम सेठ के यहाँ काम करता था, पर वह बहुत ही कंजूस और बदतमीज आदमी है। मैं उनके यहाँ दिन रात मेहनत करता, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो मेरी सही मजदूरी नहीं देता था। इस बात पर कल मेरी उससे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? घनश्याम ने हमारे बारे में क्या कहा? जब मेरी सेठ घनश्याम से बहस हो रही थी तब उसने मुझसे कहा कि पूरे गांव में उनसे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं दे सकता। तो मैंने गुस्से में कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार नटवर लाल और भगवंत सेठ सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसलिए उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ लगी रहती है। हाँ भाई बिल्कुल सही कहा था। आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करता है उसे उसकी मेहनत के हिसाब से सही मजदूरी मिले। वाह सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। घनश्याम सेठ कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता, वो तो शायद आपके जितना भी नहीं सोच सकता। नटवर लाल और भगवंत रजवा की चापलूसी भरी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। हमें अपने खेत पर काम करने के लिए तुम्हारे जैसे ही एक मजदूर की जरूरत है। कल से ही काम पर आ जाना और बहुत मेहनत से काम करना, ठीक है? कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन नटवर लाल अपने बेटे भगवंत से बोला, भगवंत बेटा, यह रजवा तो बहुत मेहनती है। यह अकेले ही 10 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ कि हमने इसे रोक लिया,
और काम पर रख लिया। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। रजवा बहुत मेहनती है, इसकी जितना काम शायद ही कोई और कर रहा होगा। यह पूरा दिन यहाँ काम पर अकेला लगा रहता है। रजवा की मेहनत ने नटवरलाल और भगवंत का दिल जीत लिया। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम नटवरलाल और भगवंत अपने खेतों का दौरा कर रहे थे। जब वे अपने खेत पर पहुंचे तो देखा कि रजवा इतने देर तक भी काम कर रहा था। रजवा भाई, अब तो रात होने वाली है, तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? अब घर जाओ और आराम कर लो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ है? घर पर बूढ़े माँ बाप हैं और काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहाँ से जुटा पाऊंगा? घर पर बैठकर आराम करने से अच्छा है कि मैं काम करूं। इस तरह मेरा मन भी लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती हो रजवा, आज का काम यहीं छोड़ दो और घर जाकर आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं काम करने में ही खुश हूँ। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। ठीक है रजवा, फिर हम जाते हैं। जब तुम्हारा मन करे काम खत्म करके अपने घर चले जाना। इसके बाद नटवरलाल और भगवंत खेत को रजवा के भरोसे छोड़कर चले गए। अगली सुबह जब नटवरलाल और भगवंत अपने खेत पर लौटे तो देखा कि वहां बहुत सारे पुलिस खड़े हैं। पुलिस को देखकर दोनों दौड़ते हुए आए और पुलिस से पूछा, क्या हुआ थानेदार साहब, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ हुआ है, मुझे जल्दी से बताइए। क्या यह जमीन तुम दोनों की है? मुझे जल्दी से बताओ। हाँ थानेदार साहब, ये जमीन हमारी ही है। हमारे पास इसके सारे कागजात भी हैं। फिर तो तुम दोनों को ले जाकर जेल में डालना ही पड़ेगा, तभी तुम दोनों को अक्ल आएगा। ये क्या कह रहे हैं थानेदार साहब, हम कुछ समझे नहीं। आप क्या कहना चाह रही हैं? अभी तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वह देखो तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों बाप बेटे जब पलट कर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन में एक लाश दबी हुई थी जिसमें सिर्फ कंकाल ही बचा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे बहुत डर जाते हैं। थानेदार साहब, यह किसकी लाश है और यह हमारे खेत में कहां से आ गई? मुझे कुछ नहीं पता। अब बहाने मत बनाओ, पहले लोगों को मारो फिर उन्हें अपनी जमीन में गाड़ दो, और अब कह रहे हो कि यह क्या है? नहीं थानेदार साहब, हमें नहीं पता कि यह सब क्या है। यह लाश यहाँ कैसे आई, हमें तो कुछ भी पता ही नहीं है। अब झूठ मत बोलो। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम तुम दोनों को उम्र कैद की सजा तो जरूर मिलेगी। फांसी और उम्र कैद की बात सुनकर दोनों बाप बेटे डर गए और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगे। थानेदार साहब, हम इस लाश के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता यह लाश किसकी है और इसे यहाँ कौन गाड़ कर चला गया। इस मामले से बचने के लिए दोनों ने कुछ तरकीब सोचनी शुरू की। तभी रजवा भी वहाँ आ जाता है। अरे सेठ जी, यह पुलिस वाले यहाँ क्यों आए हैं? क्या हुआ है? रजवा देखो, पता नहीं कहाँ से हमारी जमीन में यह कंकाल आ गया है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। मालिक, यह कंकाल यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो बहुत गंभीर बात है। रजवा, पता नहीं यह कंकाल यहाँ कहाँ से आया है और थानेदार साहब को लगता है कि इसे हमने यहाँ मारकर गाड़ा है। अब तू ही कोई उपाय सोच जिससे हम इस परेशानी से बच सके। तीनों को आपस में खुसर फुसर करते देख थानेदार ने उनसे कहा, अब कोई तरकीब मत बनाओ, तुम दोनों बाप बेटों में से कोई एक तो जरूर जेल जाएगा। अब तुम ही तय करो जेल कौन जाएगा। थानेदार साहब, थोड़ा सा समय दीजिए, हम तय कर ले कि जेल कौन जाएगा हम दोनों में से। मैं बस 5 मिनट देता हूँ, जल्दी से फैसला करो कौन जाएगा। रजवा, नटवरलाल और भगवंत थोड़ी दूरी पर जाकर बात करने लगे। देखो मालिक, दोनों के फंसने से अच्छा है कि कोई एक फंसे। अब सोचिए कौन जाएगा जेल। हम दोनों में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। रजवा भाई, कोई उपाय सोचो जिससे हम दोनों इस मुसीबत से बच सके। मालिक, एक बात कहूँ, इस कंकाल को देखकर ऐसा लगता है कि इसे काफी महीने पहले इस जमीन में दफना दिया होगा। नटवरलाल फांसी की बात सुनकर पहले ही डर गया था और रजवा की बात सुनते ही उसने फटाफट पूरी कहानी रजवा को बता दी। देखो रजवा भाई, सच कहूँ तो ये जमीन हमने कुछ महीने पहले ही घनश्याम से हड़प ली थी। नटवरलाल की बात सुनकर रजवा ऐसा दिखाने लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। क्या कहा मालिक, आपने ये जमीन हड़पी थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा साफ साफ बताइए। नटवरलाल ने जमीन हड़पने की पूरी कहानी रजवा को बताई। पूरी कहानी सुनने के बाद रजवा ने कहा, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जल्दी बताओ रजवा भाई, क्या तरकीब है? तरकीब बताने से पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, यह है जमीन या आप दोनों की जान? रजवा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हमारे लिए जमीन से ज्यादा हमारी जान प्यारी है। तो एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर पुलिस को बताइए कि यह जमीन सेठ घनश्याम की है। आप उनसे बोलिए कि हमने तो कुछ महीने पहले ही यह जमीन बस काम करने के लिए उनसे ली थी, बाकी का काम
मैं संभाल लूंगा। अरे रजवा, लेकिन इससे तो हमारी जमीन हमसे छीन जाएगी, फिर क्या होगा? नहीं मालिक, शायद आप मेरी तरकीब समझ नहीं पाए। जब आप पुलिस को बताएंगे कि यह जमीन सेठ घनश्याम की है तो पुलिस किसे गिरफ्तार करेगी? सेठ घनश्याम को। और जब घनश्याम जेल चला जाएगा तब आप लोग फिर से जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। इससे आप लोग भी जेल जाने से बच जाओगे और जमीन भी आपके ही के पास रहेगी। रजवा की तरकीब सुनकर दोनों बाप बेटे दंग रह गए। वाह रजवा भाई, तुम तो बहुत होशियार हो। आज तक तुमने हमें अपने काम से खुश किया था और अब तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। इसके बाद तीनों पुलिस के पास गए और रजवा ने जो कुछ कहा था वही बात दोनों बाप बेटे पुलिस से कहने लगे। थानेदार साहब, यह जमीन हमारी नहीं है। हमने कुछ महीने पहले ही काम करने के लिए यह खेत घनश्याम सेठ से लिया था। अरे वाह, जब खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपनी जान बचाना चाहते हो? नहीं साहब, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप रजवा से पूछ लीजिए। वह हमारे साथ बस कुछ दिनों से ही काम कर रहा है। इससे पहले वह सेठ घनश्याम के यहाँ काम करता था। थानेदार साहब, ये जमीन सेठ घनश्याम की है। नटवर लाल और भगवंत सेठ ने तो बस कुछ समय से जमीन पर खेती करना शुरू किया है। रजवा की बात सुनकर थानेदार ने रजवा से कहा, रजवा, तुम एक काम करो, जाओ सेठ घनश्याम को तुरंत बुलाकर लेकर आओ। रजवा तुरंत जाकर सेठ घनश्याम को बुलाकर लाता है, परंतु घनश्याम अपने साथ गांव के मुखिया को भी अपने साथ ले आता है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इतने लोग क्यों जमा है? मुझे कोई कुछ बताएगा? देखिए मुखिया जी, इन दोनों की जमीन से एक कंकाल निकला है और अब ये लोग कह रहे हैं कि यह जमीन इनकी नहीं है बल्कि सेठ घनश्याम की है। थानेदार ने मुखिया जी को पूरी कहानी सुना दी। अपने आप को फंसा देख नटवर लाल ने मुखिया से कहा, नहीं मुखिया जी, यह जमीन हमारी नहीं है। हम यहाँ बस कुछ समय से काम कर रहे हैं। आप हमारे मजदूर रजवा से पूछ लीजिए। थानेदार साहब और मुखिया जी, यह जमीन सेठ घनश्याम की है। मैं कैसे मान लूं कि यह जमीन घनश्याम की है? हमारे यहाँ का दरोगा तो कह रहा था कि इस जमीन पर कोई केस चल रहा है और इस जमीन पर तुम्हारा कब्जा है, और अब तुम कह रहे हो कि यह जमीन घनश्याम की है। नहीं साहब, हमने घनश्याम के साथ धोखा किया था। हम बस इस जमीन को हड़पना चाह रहे थे, लेकिन अब हमें यह जमीन नहीं चाहिए। अगर आप चाहे तो हम केस भी वापस ले लेंगे। थानेदार साहब, ऐसा कीजिए, आप यहाँ से जाइए, बाकी का काम अब हम संभाल लेंगे। मुखिया के कहने पर थानेदार अपनी गाड़ी में वहाँ से चला जाता है। मुखिया ने घनश्याम से कहा, अब बताओ, यह कंकाल यहाँ कैसे आया? तुमने किसे मारकर यहाँ गाड़ा था? अरे साहब, यह तो नकली कंकाल है। इन दोनों ने मिलकर मेरी जमीन हड़प ली। मैंने और रजवा ने मिलकर यह तरकीब सोची थी ताकि इन दोनों से सच बाहर निकलवा सके। घनश्याम की बात सुनते ही दोनों बाप बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह हम दोनों की साजिश थी, इन लोगों के मुंह से सच निकलवाने के लिए। तभी मैंने इतना सारा नाटक किया था। रजवा को इस योजना में शामिल देखकर दोनों बाप बेटों को समझ आ गया कि यह सब सेठ घनश्याम और मोहन की मिली भगत थी। दोनों बाप बेटों के पास अपनी गलती मानने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। हमें माफ कर दीजिए मुखिया जी, हम लालच में आ गए थे। हम आज के बाद यह गलती कभी नहीं करेंगे और जमीन भी सेठ घनश्याम को वापस दे देंगे और कभी किसी के साथ भी ऐसा नहीं करेंगे। नटवर लाल और भगवंत दोनों मुखिया और सेठ घनश्याम से माफी मांगने लगे। दोनों को इतना गिड़गिड़ाते देख घनश्याम ने उन्हें माफ कर दिया। मुखिया ने भी उन्हें जेल नहीं भेजा और सेठ नटवर लाल ने भी अपना केस वापस ले लिया। नटवर लाल के केस वापस लेने के बाद मुखिया जी भी वहां से चले जाते हैं। धन्यवाद सेठ घनश्याम जी, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है नटवर लाल, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। बस याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम अपनों के साथ कभी गलत नहीं करना। बुरे समय में तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। आखिर में सेठ घनश्याम ने रजवा को जमीन का एक हिस्सा दे दिया और उसे जमीन का मालिक बना दिया। रजवा, जैसा कि मैंने वादा किया था, जिस जमीन पर तुम काम कर रहे थे, आज से वह जमीन तुम्हारी है और अब तुम उसके मालिक हो। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके खेत में काम करके ही खुश हूँ। याद करो रजवा, तुमने मुझसे क्या कहा था, बस मेहनत करते रहो, एक दिन तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। तो समझो तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुल चुका है और अब तुम भी जमीन के मालिक हो। अब से
तुम्हें किसी और के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह रजवा ने अपनी मेहनत और बुद्धि से सेठ घनश्याम को उसकी जमीन वापस दिलाई और दोनों ठगी करने वाले बाप बेटों को भी सबक सिखाया। इस तरह रजवा ने अपनी मेहनत और चतुराई की मदद से अपनी फूटी किस्मत बदल दी और अब वह भी एक बड़ी जमीन का मालिक बन गया था।